भी हम लोगों ने काफी डिटेल में डेप्थ में पढ़ा था। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम, और स्टेम के केस में सेकेंडरी टिश्यूज, सेकेंडरी मेरिस्टेम, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में कोर कैम्बियम, कोर कैम्बियम से अंदर और बाहर टिश्यू, बाहर की तरफ, एक मिनट, फेल्लम और कॉर्क, और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फैलोडर्म, और ये बन गया पेरिडर्म। वैस्कुलर कैम्बियम, बाहर सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर सेकेंडरी जाइलम, और ये ग्रोथ हो गई स्टीलर रीजन में। अब मैं अगर स्टेटमेंट एक दे रहा हूं कि इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम vascular cambium is completely secondary in origin, is it correct? Wrong. No, sir. Wrong. No, sir, wrong. Okay. और फिर दूसरा स्टेटमेंट कि इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम कोर कैम्बियम इज completely secondary in origin. Yes, sir, correct. सही है। Sir, correct. That's true. अब एक एक करके हम पहले पहले वुड और फिर बाहर पेरिडर्म की बात करें। अब जो सेकेंडरी जाइलम है बेटा, सेकेंडरी जाइलम क्या है? वुड। अब हम वुड की स्टडी करने के लिए अलग अलग नामों से बात करेंगे। अब वुड है क्या सेकेंडरी जाइलम? सेकेंडरी जाइलम जो स्ट्रक्चर है जिसमें वेसल्स, ट्रैकीट, पैरेन्काइमा, फाइबर, ये सारी चीजें जो है वो कहाँ से बन रही है? अभी ऊपर आपने पॉइंट लिखा कैम्बियम, फॉर्म इनिशियल एंड रे इनिशियल। तो कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वो प्लांट की फिजियोलॉजी पर भी डिपेंड करती है। मतलब प्लांट के अपने फीचर्स और क्लाइमेटिक, इन्वायरमेंटल फैक्टर पर भी डिपेंड करती है। तो पॉइंट हो गया, द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम is under the control of many physiological and environmental factors. Environmental factors भी इन्फ्लुएंस करते हैं कैम्बियम की एक्टिविटी को। मतलब जब स्प्रिंग सीजन में प्लांट के पास फूड मटेरियल ज्यादा होता है, वो फूड मटेरियल ज्यादा सिंथेसाइज करती है, वो और हार्मोन्स वगैरह का लेवल बढ़ जाता है, उस टाइम पर कैम्बियम की एक्टिविटी फास्ट होती है। और जब कैम्बियम की एक्टिविटी फास्ट होती है बेटा, तो कैम्बियम जो है वो बड़ी वेसल्स वाली वुड बनाती है। वेसल्स तो बड़ी होती हैं, डायमीटर तो ज्यादा होता है, बट उसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होती है, इसका मतलब उसका कलर लाइट होता है और हम उसको नाम देते हैं स्प्रिंग वुड। स्प्रिंग सीजन में अर्ली वुड,
फिर क्या होगा? फिर ऑटम सीजन आता है बेटा। ऑटम सीजन में कैम्बियम की एक्टिविटी स्लो हो जाती है। कैम्बियम की एक्टिविटी स्लो हो जाती है। ऑटम सीजन है, लीफ वगैरह गिर जाती हैं, खाना अच्छी तरीके से नहीं बनता है। तो मतलब कैम्बियम की एक्टिविटी स्लो होती है, और स्लो एक्टिविटी में जो जाइलम बनते हैं उनकी वेसल्स स्मॉल होती है, नैरो होती है, डायमीटर कम होता है, लेकिन बहुत पड़ोस पड़ोस लगी होती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, और डेंसिटी बढ़ते ही वो डार्क कलर की दिखाई पड़ती है। तो ये हमें नजर आती है वुड के अंदर लाइट रिंग और डार्क रिंग। और ये जो लाइट रिंग और डार्क रिंग बनती है एक साल में, दोनों को मिलाकर एक रिंग कहते हैं। नो डाउट तुम्हें अलग अलग दिखाई पड़ेगी। मान लीजिए 50 लाइट रिंग और 50 डार्क रिंग बनती है, तो टोटल एनुअल रिंग कितनी हो गई? 50। नहीं, टोटल तो 100 ही होंगी। अरे कैसी बात करते हो? 8 मैंने कहा 50 तुम्हें लाइट रिंग दिखती है और 50 तुम्हें 100 डार्क रिंग दिखती है, तो एनुअल रिंग कितनी हो गई? 100। अरे यार कैसी 1 होगी, 50 होंगी। अरे 50 होगी। 50 सामने दिखाई एनुअल रिंग 50 होंगी। कि एनुअल रिंग के लिए हमने दोनों को एक नाम दिया है ना। तो अगर 50 तुम्हें रिंग डार्क दिखाई पड़ रही है और 50 लाइट दिखाई पड़ रही है अल्टरनेट, तो टोटल ग्रोथ रिंग हो गई जाके 50, क्योंकि दोनों को मिलाकर एक कहते हैं। पूरे साल में मौसम आ गए, स्प्रिंग सीजन भी आ गया, ऑटम सीजन भी आ गया। आई बात समझ में? यस सर। तो हमारे पास ट्री की एज निकालने का डिफरेंट मेथड है, लेकिन अब तो हम डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं। डेटिंग टेक्निक होती है केमिस्ट्री के लेवल पर, लेकिन एक नॉर्मल जो मेथड होता था कि काउंटिंग ऑफ एनुअल रिंग। काउंटिंग ऑफ एनुअल रिंग। तो मान लीजिए मैंने अभी आपसे कहा कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो 4-5 साल के बाद शुरू होती है, और अगर तुम्हें मेन स्टेम में 50 रिंग्स नजर आ रही हैं, तो उस प्लांट की एज कितनी हो गई? मोर देन 50, अप्रोक्सीमेटली 54, 53। तो वो जो 4-5 साल होते हैं उनको हम निग्लेक्ट कर लेते हैं, और हम कहते हैं इस ट्री की एज कम से कम 50 साल है, क्योंकि उसमें हमें क्या दिखती है बेटा? 50 रिंग्स। एनुअल रिंग। इसको कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, लिखा हुआ है। By the counting of the number of growth ring, we can determine the age of the tree is called dendro. Dendro means number, chrono means age, logy means study. Age की स्टडी करी, डेंड्रो नंबर, किसके नंबर? एनुअल रिंग के नंबर के बेसिस पर।
दिखाई पड़ रही है बेटा आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें मैटर होता है कि अंदर डार्किश पोर्शन पे आप देख रहे हैं या लाइट पोर्शन पे देख रहे हैं। ये जो आपको ये जो कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, कुछ एक्चुअल स्ट्रक्चर है। देखो बेटा ये एक्चुअल स्ट्रक्चर, तो इसमें जो डार्क वाली आप देख रहे हैं, डार्क कलर कब आएगा? जब डेंसिटी ज्यादा हो गई। तो डार्क वाली जो रिप्रेजेंटेशन है वो कौन सी हो गई? ऑटम या स्प्रिंग? Autumn. बिल्कुल। और दो डार्क के बीच में जो लाइट कलर आ रहा है वो क्या हो गया? Springwood. सिंपल सी बात है, जब अल्टरनेट है तो जितने डार्क होंगे उतने ही क्या होंगे? Light. हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं, ये सेंटर पे जाएंगे क्लास लेने के लिए। हाँ चलो, मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट बेटा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये डार्क रिंग और लाइट रिंग दिख रही है। अब याद रखना बेटा, सैपवुड और हार्डवुड कोई मतलब नहीं है। सैपवुड और हार्डवुड में ये देखो, ये सारे इस तरीके से सेक्शन कटे रहते हैं और इसमें आपको हार्डवुड और सैपवुड वगैरह ये नजर आती है। अब यहाँ पर एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। बेटा ये डायग्राम नजर आ रहा है? Yes, sir. अब इसमें देखो बेटा, जो सेंट्रल वुड है जो डार्क कलर की दिखाई पड़ रही है वो हार्डवुड है, और जो बाहर की तरफ नई वुड बनी है पेरीफेरल जो येलो कलर की है वो सैपवुड है। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन कोई मतलब नहीं है बेटा। एनुअल रिंग जो है, जो एनुअल रिंग्स है, देखो वो हार्डवुड पे भी है और सैपवुड पे भी है। देखो Yes, sir. तो मतलब कुछ लोग सोचते हैं सैपवुड अलग है, हार्डवुड अलग है, स्प्रिंगवुड अलग है और ऑटम वुड अलग है। नहीं, ये दो चीजें हैं। हार्डवुड और सैपवुड जो नाम दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल कंडीशन, और जो नाम दिया गया स्प्रिंगवुड और ऑटम ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज एक ही जगह पर है। देखो ना भाई, जो रिंग्स है वो दो टाइप की है, डार्क और लाइट। तो उनको नाम दे दो क्या? ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड। वो दोनों तुम्हें डार्क वाले पोर्शन में भी दिखाई पड़ रही है और लाइट वाले पोर्शन में भी दिखाई पड़ रही है। देन सेकेंड, जो डार्किश पोर्शन हो गया उसको हार्डवुड नाम देते हैं। इसका मतलब ये वुड पहले बनी होगी, अब धीरे धीरे सेंटर में आती है। और नई वुड है वही तो पेरी पेरी पे होगी बेटा। Yes, sir. अरे भाई, कैम्बियम जो है
जहाँ पे कैम्बियम है, सपोज कैम्बियम जो है वो सबसे बाहर की तरफ है, ये जो कैम्बियम से वुड बनेगी वही तो नहीं बनेगी, और जो वुड बन चुकी होगी वो कहाँ आ जाएगी, सेंटर में। Yes. तो ये एनुअल रिंग्स आप कहाँ देख पाओगे? एनुअल रिंग्स आप वहां देख पाओगे जहां पर क्लाइमेटिक सीजन में वेरिएशन आ रहे हो, यहाँ पर स्प्रिंग सीजन भी आ रहा हो। बेटा आप लोग अपने माइक यूज करें। तो भाई सो गए हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है मैं बोल रहा हूँ, ये हालत है। तो बेटा मैं बात कर रहा था कि जो एनुअल रिंग्स हैं, मम्मी दूध ले आओ। अभी आपने कहा कि भाई ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन, दैट मीन सीजनल वेरिएशन आ रहा है। कहाँ आता है? टेम्परेट पे या ट्रॉपिक्स पे? टेम्परेट, Template. जहाँ पे हम लोग हैं, ठीक है, दिल्ली, पंजाब, प्लेन्स ऑफ यूपी, एमपी, शिमला, देहरादून, ये इलाके हैं टेम्परेट जोन। पर्टिकुलर स्प्रिंग सीजन, पर्टिकुलर ऑटम सीजन, तो बिल्कुल कैम्बियम की एक्टिविटी होगी और उस पर डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स बनेंगी। लेकिन जहां पर मौसम साल भर एक जैसा रहता हो, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता हो 4-5 डिग्री का बस, वो पोर्शन है क्या? ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स पर मौसम साल भर अप्रोक्सीमेटली एक जैसा ही रहता है। तो जब मौसम एक जैसा रहता है तो कैम्बियम की एक्टिविटी भी मोर और लेस एक जैसी रहती होगी। जब कैम्बियम की एक्टिविटी एक जैसी होती है तो वो सेम और सिमिलर डायामीटर और सेम डेंसिटी की वेसल्स बनाती होगी। तो बेटा जब सेम डायमीटर और सेम डेंसिटी की वेसल्स बन गई तो सारी वुड का कलर कैसा हो गया? Same हो गया. हो गया बेटा। तो उसमें हमें बहुत ज्यादा एनुअल रिंग्स दिखाई नहीं पड़ती। नहीं. तो जो ट्रॉपिक्स के ट्रीज होते हैं उनमें हम एनुअल रिंग्स जो है वो डिटरमाइन या डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते हैं, जबकि जो टेम्परेट जोन के फॉरेस्ट या प्लांट्स होते हैं उनमें हम बड़ी आसानी से ये एनुअल रिंग्स देख सकते हैं। क्लियर पॉइंट हो गया? Yes. अब वुड के कंडक्शन की बेसिस पर दो नाम, सैप वुड और हार्डवुड। सैप वुड, सैप का मतलब होता है वाटर, ऐसी वुड जो वाटर कंडक्ट कर रही हो। और HEART का नाम होता है डार्क, जो काफी डार्क हो गई वो हार्डवुड। तो अब हमने ये देखा
एनुअल रिंग सभी में है, हार्डवुड हो या सैपवुड। तो देखो बेटा, जो भी नया जाइलम था, कल बात क्या करी थी, पुराना जाइलम सबसे अंदर और नया जाइलम सबसे बाहर, यही तो बात हुई थी। Yes, sir. तो पुराना जाइलम अंदर चला गया और उस पुराना जाइलम जो था वो डार्क हो गया। कैसे हो गया बताऊंगा। और जो नया जाइलम बन रहा है वो हमेशा पेरीफेरी पर। कहने का मतलब जो आज पेरीफेरी पर जाइलम बना है लाइट कलर का, आने वाले फ्यूचर में वो भी कहाँ चला जाएगा, सेंटर की तरफ। Yes, तभी sir. तभी तो नई Yes, जगह sir. बनेगी। ओके, तो बेटा जो पुराना जाइलम अंदर चला जाता है वो डार्क कलर का हो जाता है, वो अब वाटर का कंडक्शन नहीं करता है और हम वो केवल मैकेनिकल सपोर्ट करता है और हम इसे नाम क्या देते हैं, हार्डवुड। और जो नया जाइलम बनता रहता है उसमें उसके थ्रू वाटर का कंडक्शन होता है और हम ऐसी वुड को नाम देते हैं सैपवुड। तो कौन सी वुड लिविंग हो गई, सैपवुड या हार्डवुड? Sapwood. Sapwood. सैपवुड। पानी का ऊपर चढ़ना लिविंग प्रोसेस है या फिजिकल प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस। Physical process है. तो Physical वुड का process. तो वुड लिविंग कहाँ से हो गई? Dead हो जाएगी दोनों में. वुड के कंपोनेंट बताओ कौन कौन से होते हैं? Xylem, parenchyma, xylem fibers. एक मिनट, जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ दो, उसका अमाउंट बड़ा कम होता है। आगे और बताओ। मेन Xylem fibers, हाँ trachate vessels. बस रुको, बस यही मेन कंटेंट यही हो गए। मेन कंटेंट हुआ जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम ट्रैकीड्स। ये तीनों के तीनों लिविंग कंपोनेंट है या डेड? Dead. Dead. क्यों? Dead. क्यों? सुवेरिन की डिपोजिशन एंड पे। ये सुवेरिन कौन बता रहा है? लिग्निन का डिपोजिशन, सुवेरिन का लिग्निन का डिपोजिशन हो गया और ये डेड हो गए। लेकिन डेड होने के बावजूद वेसल से वाटर कंडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। हो रहा है. फिर वाटर कंडक्शन का लिविंग में क्या रोल? वाटर तो कंडक्शन एक फिजिकल प्रोसेस है जो पढ़ेंगे हम लोग, एडिशन पोर्शन ऑफ वाटर, कैपिलरी एक्शन। इसका मतलब वुड चाहे हार्डवुड हो या सैपवुड, ये पीएमटी का क्वेश्चन है 3-4 साल पहले का, लिखा हुआ था सैपवुड इज लिविंग, सब टिक करके आ गए हाँ यही सही है। अरे यार वुड कोई भी होगी, वो क्या होगी? डेड। Non-living. हाँ, ऐसे कहोगे कि सैपवुड इज फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड हार्डवुड इज फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव। Inactive. अब क्यों इनएक्टिव हो गई उसकी बात करते हैं। मतलब जो वाटर कंडक्शन है वो सैपवुड के थ्रू हो रहा है, लेकिन जो आज सैपवुड है वो कल को हार्डवुड बनेगी। कैसे बनेगी देखो भाई, क्या था, सबसे पहले एज्यूम करो कि इनके अंदर बैलून लाइक स्ट्रक्चर नहीं है और ये जाइलम वेसल्स है और ये जाइलम पैरेन्काइमा। अब जरा ध्यान दो क्या हुआ। जाइलम पैरेन्काइमा से क्वेश्चन बन गया, जाइलम पैरेन्काइमा से कुछ एक्सटेंशन निकले या बैलून शेप स्ट्रक्चर निकले जो वेसल्स के अंदर चले गए। देखो, और वेसल्स के थ्रू कंडक्शन किसका हो रहा था? Water. Water का. Water. अब ये जो टाइलोसिस है, ये जो बैलून शेप स्ट्रक्चर है, उन्होंने पानी का रास्ता रोक दिया।
उन्होंने वाटर कंडक्शन को इनहिबिट कर दिया। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सैपवुड का हार्डवुड में। सैपवुड में वेसल्स ओपन थी, हार्डवुड में ओपन नहीं रहेगी। क्यों? हार्डवुड में क्या आ गई वेसल्स के अंदर? कैलोसिस है, Xylem parenchyma. कैलोसिस derives from xylem parenchyma। अब जब पानी का रास्ता रुक गया तो यहीं पर जो इडियोब्लास्ट सेल होती हैं, पैरेंकाइमेटस सेल्स होती है दूसरी वाली, उनमें से टैनिन, गम, रेजिन निकल कर इनके अंदर जाने लगता है। अब वाटर कंडक्शन तो हो नहीं रहा। अब टैनिन, गम, रेजिन, ऑयल ये सब जमा हो गया वेसल्स के अंदर। Vessels are filled with these material like tannin, gum, resin, oil। अब बेटा वेसल्स के थ्रू वाटर का कंडक्शन तो नहीं होगा, लेकिन इनकी फिलिंग से वेसल्स बहुत मजबूत हो गई, उसका कलर डार्क हो गया और अब हम इसे हार्डवुड कह रहे हैं। हार्डवुड का काम है प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देना। हार्डवुड में कोई फंगस नहीं लग पाएगी, हार्डवुड में कोई इंसेक्ट नहीं जा पाएगा। हमने इसे कमर्शलाइज कर लिया फर्नीचर बनाने के लिए। शीशम, टीक, साल, सागवान कहते हैं, इनकी वुड हम फर्नीचर बनाने लगे। अब क्या होता है, किसी भी ट्री को जब कट किया जाता है तो उसमें बेटा कुछ ना कुछ सैपवुड जरूर निकलेगी। जैसे अभी मैं तुम्हें दिखा रहा था ट्री टिम्बर, तो उसमें हार्डवुड भी थी और सैपवुड भी थी। नो डाउट सैपवुड धीरे धीरे हार्डवुड में कन्वर्ट होगी, लेकिन कब? जब वो प्लांट सॉइल में लगा रहेगा। आपने तो प्लांट को कट कर लिया, ट्री को, और आप तो उससे अपना वुडन चीजें बना रहे हैं, तो हमेशा सैपवुड और हार्डवुड दोनों चीजें होंगी। तो जिस टाइम पर उसके पीसेस किए जाएंगे तो उसमें सैपवुड भी आएगी और हार्डवुड भी आएगी। अब हार्डवुड ऐसा तो है नहीं फेंक देते हैं बेटा, हार्डवुड भी मजबूत होती है, उससे भी फर्नीचर बनाते हैं। लेकिन आप कभी कभी देखते होंगे अपने घरों में कि बारिश के सीजन आते ही डोर और विंडो सही से बंद नहीं होते हैं। सभी के वहां नहीं होता है ऐसा, कुछ के वहां होता है ऐसा। इसका मतलब उन्होंने जो वुडन ऑब्जेक्ट यूज किया है उसमें हो सकता है सैपवुड का कुछ पोर्शन हो, पूरा ना हो, क्योंकि जब बेटा पीसेस किए जाते हैं तो आधा पीस सैपवुड का बनता है और कुछ पीस हार्डवुड का बनता है। अब एक मिनट बेटा अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पर सारी चीजें जो है वो कैलोसिस आ गई, टैनिन, गम, रेजिन ये सब उसमें भर गया, कलर डार्क हो गया और प्लांट के अंदर ये उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्या हुआ, तो प्लांट के अंदर हार्डवुड का काम केवल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और सैपवुड का काम उसको वाटर कंडक्शन देना। लेकिन जब हम फर्नीचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो सैपवुड में वेसल्स ओपन होती है, और अगर हम सैपवुड का फर्नीचर बनवाते हैं तो उसमें हर बार बारिश में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सैपवुड में क्या होगा, सैपवुड में यहाँ पर क्या होगा कि सैपवुड में हमेशा वेसल्स ओपन रहेगी, तो जैसे ही बारिश आएगी तो वो वेसल्स मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी और वो लकड़ी फूल जाएगी। दैट मीन्स उसमें इम्बिबिशन हो जाएगा। बात आई समझ में कुछ? यस सर।
जबकि हार्डवुड मजबूत है, हार्डवुड रेजिस्टेंस है, टर्माइट वगैरह नहीं लगेगी उस पर। कुछ पॉइंट्स है, जल्दी से पढ़ो। अरे पीछे ड्यूटी चल रही है। हाँ? तो ये पॉइंट्स आपने देख ली बेटा। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सैपवुड कन्वर्ट्स इनटू हार्डवुड, ड्यूरामेन। इसमें टैनिन, गम, रेजिन ये सब डिपॉजिट हो गए, फिर वाटर का कंडक्शन इसके थ्रू नहीं होगा, केवल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ वो टैलोसिस की वजह से हुआ। टैलोसिस आर बैलून लाइक स्ट्रक्चर इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल डेवलपिंग फ्रॉम जाइलम पैरेंकाइमा। एनाटॉमी वाली फाइल मैंने भेज दी थी तुम लोगों को। Yes, sir. यस यस। फिर हार्डवुड, टेक्टोना टीक, डेलवर्जिया शीशम, शोरिया साल, सागवान कहते हैं, इनकी हम यूज करते हैं। इन पर कोई भी फंगस, इंसेक्ट, टर्माइट वगैरह नहीं लगते। और फिर कल हम लोगों ने पढ़ा था एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, तो अभी हम लोगों ने बात कर ली स्टीलर रीजन की। अब एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में क्या हुआ? कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल सेल्स, उनमें हुआ था डी डिफरेंशिएशन। उन्होंने बनाया था सेकेंडरी मेरिस्टेम, जिसको तुमने नाम दिया था कॉर कैम्बियम और फेलोजन। फेलोजन 2 या 3 लेयर्स का बना हुआ है। वो बाहर की तरफ टिश्यू को कट कर रहा है, दैट इज रीडिफरेंशिएट कर रहा है। बाहर की तरफ फेलम या कॉर, अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म। और इन तीनों लेयर को फेलोडर्म, फेलोजन और फेलम एक साथ अगर नाम देंगे तो उसका नाम हो जाता है पेरिडर्म। अब सबसे बाहर की तरफ क्या है बेटा? कॉर्क और फेलम। फेलम की जो सेल्स होती हैं, कॉर्क की जो सेल्स होती हैं, वो डेड हो जाती है, वो सुबेराइज हो जाती है, सुबेरिन का डिपोजिशन। और जब वो सुबेराइज हो जाती है तो याद रखना प्लांट में हमने 2 जगह पर बस सुबेरिन पढ़ा है, 2 जगह पर बस, कहीं तीसरी जगह पे नहीं पढ़ा। एक हमने पढ़ा था कल रूट इंडोडर्मिस की कैस्पीरियन स्ट्रिप, एक हमने पढ़ा था रूट इंडोडर्मिस की कैस्पीरियन स्ट्रिप, वो सुबेराइज की। और दूसरा नाम ये पढ़ना है कॉर्क, जो
कॉर्क की सेल्स होती हैं, फेल्लम की सेल्स होती हैं, वो सुबेराइज। बस तीसरा और कहीं नाम नहीं आएगा सुबेरिन का। अब ये सुबेराइज हो गई, और जब सुबेराइज हो जाती है तो उससे वाटर और एयर पास नहीं हो पाते हैं, उससे वाटर और एयर भी। इसलिए हम लोग केमिस्ट्री लैब में जो कॉर्क लगाते थे बॉटल के ऊपर, या शैंपेन में जो कॉर्क लगी होती है, या जो कॉर्क बॉल होती है, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। ध्रुव सर, कल बच्चों ने बहुत शिकायत करी थी, मैं आपको क्या बताऊं सर। आप सर हमारे सामने, एक मिनट, मैं अभी आपसे बात करता हूँ, मैं भी क्लास हूँ सर। एक नहीं सर, एक मिनट सर, मेरी 4 क्लास है। साढ़े 9 का देखो कितने का। बेटा झूठ बोल रहा है, ये झूठ तो गया वहाँ संजू। तो बात चल रही थी बेटा कॉर्क की। तो कॉर्क बॉटल कॉर्क, कॉर्क बॉल क्रिकेट में यूज हो रही है। अब बेटा जो लेदर बॉल होती है, जो लेदर बॉल है जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने क्रिकेट में, तो लेदर बॉल के अंदर एक टुकड़ा रखा होता है। कभी लेदर बॉल को ओपन करना, ये जब लेदर बॉल पुरानी हो जाती है उसके अंदर एक टुकड़ा रखा होता है। हमें लगता है वो वुडन पीस है, लेकिन नहीं, वो वुड नहीं होती है, वो कॉर्क होती है। वो वुड इसलिए नहीं होती है कि वुड में अगर वुड को रखते और डे नाइट मैच होते तो फिर क्या होता, दिन और रात में मॉइस्चर चेंज हो जाता है। मॉइस्चर चेंज होते ही अगर वुडन का टुकड़ा होता तो वो वुडन का टुकड़ा लेदर के ऊपर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता और प्लांट और सॉरी बॉल का वेट बढ़ जाता। तो वेट सिमिलर रहे, इसलिए अंदर जो है कॉर्क का पीस रखते हैं। कॉर्क सब में होगी, मैंगो में भी होगी, पीपल में भी होगी, बैनियन में भी होगी, कॉर्क सब में होगी। लेकिन हमें चाहिए कमर्शियल कॉर्क जिसमें सुबेरिन बहुत अच्छा हो। कमर्शियल कॉर्क अगर हम देंगे तो वो किस प्लांट से लेते हैं बेटा? ओक ट्री। सुबर। क्वेरकस सुबेर नाम ही रख दिया गया। क्वेरकस की कई स्पीसीज होती हैं, प्लांट की अलग अलग कई स्पीसीज है, लेकिन यहाँ पे नाम क्या रखा जा रहा है?
क्वेर्कस सुबर, ये नाम है क्योंकि इसमें बहुत अच्छा सुबेराइजेशन होता है। नजर आ रहा है ये ट्री? यस सर। ऊपर सबसे बाहर की तरफ कॉर्क लेयर थी, लोगों ने इसको यूज कर ली, कॉर्क लेयर। ये अंदर वुड नहीं है अभी। कॉर्क के बाद क्या है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स टाइप में है। ऊपर की कवरिंग उतार ली, और ऊपर की कवरिंग क्या थी? सबसे बाहर कॉर्क और कलम, व्हाइट कलर का, देख रहे हो सर। कमर्शलाइज करने के लिए। ये बार बार मुझसे गिव कंट्रोल, ये कौन मांगता है बेटा? तुम लोग वहां पे बैठे रहते हो, ये गौरव चौहान, पल्लवी, खुशी, क्या क्या उस पर छेड़छाड़ करते रहते हो बेटा। मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आती रहती है। सर मैं तो कुछ नहीं किया है। देखो यहाँ पे मतलब इसमें शो कर रहा है कि आप मुझसे कंट्रोल मांग रहे हैं। अब मैं इसमें कंट्रोल अगर आपको दे दूंगा तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़ाने लगेंगे। अब उसके बाद स्पीकर को बंद करना, कैमरे को बंद करना, वो सब मैं न करके आप कुछ भी नहीं भेजा सर अपने आप। पता नहीं, वो शायद बहुत सारे नाम है, वो नीचे स्क्रॉल करने वाला ऑप्शन दिया है। देखो ना, तुम्हारे सामने मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना। सर बहुत सारे नाम है, नीचे और होगा। हाँ सर ऐसा होगा किसी को भी दे सकते हो आप? हाँ, ये इसीलिए होता है। मान लीजिए कोई इमरजेंसी होती है उसके लिए, लेकिन ये तभी होता है कि जब गिव कंट्रोल। अब ये देखो, ये पल्लवी ने कंट्रोल, अब पल्लवी के पास कंट्रोल पहुंच गया है। पल्लवी, यस सर, मैं बंद कर देती हूँ, मैंने नहीं किया था। इसको बंद करो और मुझे बनाओ, ठीक है ना? हाँ ठीक है। या तो ये टेक्निकल मिस्टेक होती है, क्योंकि ये तभी होता है कि जब मैं स्क्रीन को हटा के कहीं और पर जाता हूँ, कहीं पर ही हो जाता है। चलो ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। और तो इस तरीके से बेटा क्वेर्कस वगैरह की कॉर्क को लोग हटाते रहते हैं और फिर बाद में उसमें नई कॉर्क बनती रहती है। तो ये तो तुम्हारा कमर्शियल क्वेश्चन हो गया, कमर्शियल एप्लीकेशन का क्वेश्चन हो गया कि भाई किसकी कॉर्क हम मेनली यूज करते हैं कॉर्क वगैरह बनाने के लिए। तो क्वेर्कस सुबर नाम हो गया, ठीक है। अब बेटा क्या होता है? अब सेकेंडरी ग्रोथ चल रही है। सेकेंडरी ग्रोथ, अब एनसीईआरटी का डायग्राम। मेरे 9:30 डायग्राम देख रहे हो बेटा? 9:30 से 9:41 तक। ध्यान देना, इसमें कॉर्क कैम्बियम है, इसमें कॉर्क कैम्बियम,
उसके बाहर की तरफ कॉर्क और फेल्लम, नीचे की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और ये बन गया पेरिडर्म। अच्छा, एनसीईआरटी में क्या दिखाया गया? एनसीईआरटी में दिखाया गया कि इन सेल्स ने, ये जो सेल्स है कॉर्क की सेल्स, ये प्रेशर अप्लाई कर रही है किस पर? एपिडर्मिस पे, एपिडर्मिस पे। और एनसीईआरटी में जो डायग्राम बनाया गया उसमें ये एपिडर्मिस एक जगह पर तोड़ दी गई, देखा? यस सर। तो उससे पहले ये है। अब जितने टिश्यू है सब प्रेशर अप्लाई करते हैं, और जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो कुछ जगहों से लेंस शेप ओपनिंग बन जाती है, और उसी को क्या कहने लगेंगे अब बेटा? लेंटिसेल। लेंटिसेल्स। अब सुनो, ये कॉर्क कैम्बियम कॉर्क बना रही है ना? यस सर। और कॉर्क जो है Yes, sir. वो सुबेराइज्ड है। यस सर। लेकिन यस सर। लेकिन एक चीज और याद रखना, यही जो कॉर्क कैम्बियम है कुछ अनसुबेराइज्ड सेल भी बनाएगा, उनमें सुबेरिन नहीं होगा, और उनका नेचर पैरेनकाइमेटस होगा। और ये सेल्स कहाँ पे जमा होंगी? जहां पर लेंटिसेल्स की ओपनिंग है। अब उनको नाम क्या दोगे? कॉम्प्लीमेंट्री सेल। ये वाला डायग्राम हो गया बेटा। अब अगर हम एनसीईआरटी वाले अपने डायग्राम को फोकस करते हैं तो हमें ये वाला डायग्राम मिलेगा। ये देखना, मैं दिखा रहा हूँ। आ गया कॉर्क कैम्बियम। यस सर। देखो ध्यान से। तो कंप्लीमेंट्री सेल्स भी क्या है बेटा? पैरेनकाइमेटस सेल्स। और ये पैरेनकाइमेटस सेल्स कहाँ से डेवलप हो रही हैं? कॉर्क कैम्बियम। बार्क की बात कल कर ली थी हम लोगों ने कि बार्क क्या है। बार्क में लिविंग टिश्यू भी होते हैं, डेड टिश्यू भी होते हैं, जस्ट आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम। या बार्क का मतलब हो गया सेकेंडरी फ्लोएम प्लस पेरिडर्म, और एलोबरेट किया सेकेंडरी फ्लोएम प्लस फेलोडर्म प्लस फेलोजन प्लस फेल्लम। या दूसरे वर्ड में लिखना चाहे सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी फ्लोएम। बेटा अब देखना कितने तरीके कहने के। सपोज तुम किसी भी ट्री के बाहर खड़े हो और तुम ट्री की बार्क पे हाथ रखते हो, बार्क, तो भाई मैं ये भी कहूंगा कि आपने बार्क को टच किया हुआ है, ठीक है? सभी लोग उसको बार्क मानेंगे। फिर एक बोलेगा नहीं, कॉर्क। ये बार्क का टिश्यू है, और जो सबसे बाहर है वो फेल्लम या कॉर्क है। क्या है बेटा? फिल्म या कॉर्क। कॉर्क। फेल्लम या कॉर्क। कोई कहेगा नहीं, फेल्लम या कॉर्क नहीं है, बाहर ये एपिडर्मिस है। वो भी सही कह रहा है। भाई कॉर्क के बाहर तुमने क्या बना एपिडर्मिस थी, लेकिन वो टूट गई ना किसी जगह से, और वो सिंपल एपिडर्मिस रही नहीं, क्योंकि सारी चीजों का डिपोजिशन हो गया उस पे। अच्छा, तो किसी ने कहा बार, किसी ने कहा कॉर्क, किसी ने कहा एपिडर्मिस, तो इन सबको हटा दिया गया। फिर ये कंफ्यूजन हो रहा है। जो आउटर मोस्ट लेयर है बार्क की, एनसीईआरटी ने नहीं दिया ये पॉइंट, वो डेड हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है, वो लिविंग टिश्यू नहीं रहा। एपिडर्मिस तो लिविंग होती है बेटा, कभी सोचा है आपने?
बेटा एपिडर्मिस तो लिविंग होती है ना, यस सर। लेकिन अब Yes, वो sir. अब वो वाली एपिडर्मिस नहीं रही, प्राइमरी वाली। एनसीईआरटी ने इस लाइन को हटा दिया। क्यों? क्योंकि उसने डायग्राम में एपिडर्मिस कर रखा है सबसे बाहर, तो कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन ये अलग से क्वेश्चन है कि भाई जो सबसे बाहर लेयर है जिसपे हमने हाथ रखा हुआ है, अगर वहां से किसी टिश्यू को हटाया नहीं गया है तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बार्क इज डेड एंड इज कॉल्ड राइटिडोम। क्या नाम रखा? राइटिडोम। RHYTOME, राइटिडोम। तो बेटा हमेशा क्वेश्चन जो है वो अपने बेसिस पे करना कि ऑप्शन उसमें क्या क्या कह रहा है। जैसे बार्क आया, अब बार्क में मैंने एपिडर्मिस नहीं लिखा, देखो अंडरस्टूड है कि भाई जो एक्चुअल जो एपिडर्मिस थी वो जगह जगह से टूट रही है, लेंटिसेल्स बन रहे हैं। इसका मतलब सेकेंडरी फ्लोएम, फैलोडर्म, फैलोजन, फैलम बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एक्चुअल एपिडर्मिस है उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, वो पूरी तरीके से क्रश आउट हो जाती है लेंटिसेल्स के बनने से। अब जो बार्क होती है बेटा वो दो टाइप की है, शीट बार्क या रिंग बार्क, इसे कहते हैं बुटला, प्लांट का नाम। ये शीट की फॉर्म में बाहर आ रही है और मेजॉरिटी ऑफ द बार्क आर स्केली बार्क, नीम, अकेशिया, बबूल, बैनियन, ये सब स्ट्रिप बार्क। मतलब अगर हम बुटला बार्क देखें देख रहे हैं बेटा? Yes, sir. देखो जरा, बिल्कुल वाइट। बेटा जब ये बाहर निकलती है तो शीट की फॉर्म में, जैसे पेपर की शीट होती है, देखो देख रहे हो, निकल रही है बाहर। Yes, sir. Yes, sir. बेटा ये शीट की फॉर्म में बाहर निकलती है और पुराने जमाने में इसी शीट के ऊपर लिखने का काम किया जाता था। और इस बार्क के ऊपर तुम ये ब्लैक ब्लैक या ब्राउन ब्राउन कट्स देख रहे हो? Yes, sir. क्या है ये? Yes, Yes, sir. sir. Lenticels. Lenticels. खत्म बात हो गई, लेंटिसेल्स। देखो तो इस बार्क को नाम दिया बुटला बार्क। ये बुटला प्लांट है। इस प्लांट की बार्क, इस ट्री की बार्क का यूज लिखने में किया जाता था, पेपर के पर्पस पे किया जाता था, राइटिंग के पर्पस पे किया जाता था। इसलिए इस प्लांट का कॉमन नेम हो गया भोजपत्र, इनविटेशन लेटर। जब पुराने टाइम पर पेपर नहीं होते थे तो लिखने का काम तो बहुत पुराना है, तो इसी पर लिखे जाते थे चीजों को। ये बुटला बार्क, ये भी शीट बार्क है, रिंग बार्क या शीट बार्क। ऐसी बेटा यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस बार्क जो होती है वो भी बेटा शीट की फॉर्म में बाहर निकलती है। व्हाइटिश शीट, ब्राउन शीट, ऑरेंज शीट।
देख रहे हो डिफरेंट कलर? यस सर। इनको रेनबो yes, यूकेलिप्टस कहा जाता है। रेनबो यूकेलिप्टस में डिफरेंट कलर की बार्क अपने आप बनती रहती है, डिफरेंट कलर की बार्क। ये देखिए आप जरा, रेनबो यूकेलिप्टस। हमारे वहां पे नॉर्मल यूकेलिप्टस वाले तुम देखते हो पूरी पूरी शीट निकलती है, व्हाइट कलर की शीट होती है। पूरी शीट निकलती है इसमें। तो इन्हें कहते हैं शीट बार्क और रिंग बार्क। दो नाम याद रखने हैं, बेटुला और यूकेलिप्टस। और बेटा स्केली बार्क, स्केल की तरह छोटे छोटे पीसेस। लो भाई, देखा बेटा? यस सर। नॉर्मली तुम्हें उसमें मैंगो में या जो अपने आसपास के जितने भी प्लांट आप देखते हैं, मैंगो में, नीम में, बबूल में, इसी टाइप की, है ना? तो छोटे छोटे पीसेस, मतलब आप हाथ से तोड़ोगे तो निकल जाएंगे। ये देखो, ये देखो निकल रहा है ना हाथ से तोड़ने पर। ये देखो, इन्हें क्या कहते हैं बेटा? स्केली। क्या नाम देते हैं बेटा? स्केली बार्क। तो इस टाइप से ये बार्क हो जाती है। तो पॉइंट मैंने लिख दिया कि पुराने टाइम पर जो बेटुला बार्क है उसका नाम भोजपत्र रखते थे, और पुराने टाइम पर इस पर लिखने का काम किया जाता था। तो ये हो गया बेटा, ये हमने देखा सेकेंडरी ग्रोथ। और ये सेकेंडरी ग्रोथ जो हमने देखी वो मेनली हमने अपना स्टेम में देखी, लेकिन हमें मालूम है कि डाइकॉट रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होगी। अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। देखो बेटा, ध्यान से डायग्राम देखो पहले। देखा डायग्राम बेटा सभी ने? बेटा ये रूट का डायग्राम है ना? यस सर। ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। तुमने डाइकॉट स्टेम में शुरुआत में कोई कैम्बियम देखा था, उस कैम्बियम का नाम क्या था? इंट्रासेलुलर कैम्बियम। मतलब तुम ये कहते हो कि डाइकॉट स्टेम में पहले से भी कैम्बियम मौजूद था, है ना बेटा? यस सर। हाँ। अब दूसरा क्वेश्चन, लेकिन जब हम लोगों ने डाइकॉट रूट या मोनोकॉट रूट कोई भी स्ट्रक्चर बनाया, क्या उन दोनों में हम लोगों ने कोई प्राइमरी कैम्बियम बनाया था? नो सर। नो सर। याद रखना ये पॉइंट। इसका मतलब केवल प्राइमरी कैम्बियम हमें स्टेम में मिला था, जिसका नाम था जो वेस्कुलर बंडल के अंदर था, और उसका नाम था
इंट्रासर्कुलर कैम्बियम। लेकिन रूट हमने दोनों बनाई, प्राइमरी स्ट्रक्चर डाइकॉट और मोनोकॉट, लेकिन रूट में कहीं पर भी कोई भी कैम्बियम नहीं था। क्लियर पॉइंट? यस लेकिन हम ये जानते हैं कि डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या होना चाहिए बेटा? कोई मेरिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस लेकिन था ही नहीं, प्राइमरी में नहीं था। अब सुनो, अब ध्यान से नाम देखो। ये उस टाइम मैंने नहीं बताया था, हालांकि एनसीईआरटी ने वहीं पे लिख रखा है, लेकिन मैंने नहीं उस टाइम पे बताया आपको। देखो, आपने कहा कि रूट जो है उसमें रेडियल वेस्कुलर बंडल है, ठीक है। रेडियल वेस्कुलर बंडल का मतलब ये होता है कि जाइलम और फ्लोएम के पैचेस, ठीक है, अल्टरनेट पैचेस। अब हमने 4 जाइलम 4 फ्लोएम अल्टरनेट बना दिए। दैट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम लाइज ऑन डिफरेंट रेडियस, दैट इज रेडियल वेस्कुलर बंडल। नजर आया? यस सर। लेकिन अब हमने जाइलम और फ्लोएम के बीच एक रेड कलर का बैंड बनाया है, एक रेड कलर का टिश्यू बनाया है। देखो, जाइलम और फ्लोएम के बीच। यस सर। और वो बैंड, वो स्ट्रिप, वो टिश्यू को नाम क्या दिया? कंजक्टिव पेरेन्काइमा। वेस्कुलर बंडल नहीं था ना, कंजक्टिव पेरेन्काइमा था, दोनों में, डाइकॉट रूट में भी और मोनोकॉट रूट, दोनों में था बेटा। कंजक्टिव पेरेन्काइमा दोनों में था, डाइकॉट रूट में भी और मोनोकॉट रूट में, क्योंकि ये प्राइमरी बॉडी है, और प्राइमरी बॉडी हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट मतलब चाहे वो डाइकॉट में प्रेजेंट होती है, सेम होती है। यस। लेकिन अब क्या हुआ, सुनो, डाइकॉट रूट में 4-5 साल के बाद जो कंजक्टिव पेरेन्काइमा है उसमें क्या हो गया? डी डिफरेंशिएशन। क्या हुआ? डी डिफरेंशिएशन। और जो प्रोटोजाइलम के पीछे वाली पेरीसाइकिल है उसमें, देखते हो ध्यान से डायग्राम, पहला वाला और फिर दूसरे वाले से कोरिलेट करो। प्रोटोजाइलम के पीछे वाली पेरीसाइकिल और कंजक्टिव पेरेन्काइमा में डी डिफरेंशिएशन हो गया, और क्या बन गया? क्या यहाँ वेस्कुलर कैम्बियम पूरी तरीके से प्राइमरी है, पूरी तरीके से सेकेंडरी है, या बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी है? पूरी तरीके से सेकेंडरी है। एनसीईआरटी की लाइन, इन डाइकॉट रूट वेस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। दी हुई है? फिर एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी ने कहा कि ये वेस्कुलर कैम्बियम बना कैसे? उसने कहा वेस्कुलर कैम्बियम जो बना, जो डी डिफरेंशिएशन हुआ, कंजक्टिव पेरेन्काइमा कॉमा एंड ए पोर्शन ऑफ पेरीसाइकिल, पूरी पेरीसाइकिल नहीं, पोर्शन ऑफ पेरीसाइकिल टिश्यू। और अच्छे से बनाना चाहोगे वो पेरीसाइकिल टिश्यू। देखो सेकंड पॉइंट, वेस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम कंजक्टिव पेरेन्काइमा and cells of pericycle lying outside the protoxylem, forming a complete and continuous wavy ring, that is vascular cambium। मतलब अकेले कंजक्टिव पेरेन्काइमा नहीं बना रहा है, पार्ट ऑफ पेरीसाइकिल Cycle line behind the propeller.
part of pericycle. So part of pericycle और कंजक्टिव पैरेन्काइमा दोनों की दोनों में कोई कैम्बियम नहीं था. दैट मीन्स इन दोनों से कैम्बियम बना. दैट मीन्स वो जो कैम्बियम बना वैस्कुलर कैम्बियम दैट इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन. प्यास लगे तो पानी, भूख लगे तो खाना जरूरी है. अब क्या इसमें कॉर्क कैम्बियम नहीं बनेगा? क्या इसमें एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन में ग्रोथ नहीं होगी. एनसीईआरटी ने नहीं बनाई. नीचे पॉइंट लिखा मैंने. कॉर्क कैम्बियम कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? रेस्ट ऑफ द पेरिसाइकिल. बस ऑफ पेरिसाइकिल. इसका मतलब स्टेम में कॉर्क कैम्बियम कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी? कॉर्टेक्स. देखा यार. तो यहाँ पर कॉर्क कैम्बियम भी कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन और वैस्कुलर कैम्बियम भी कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन. लेकिन स्टेम में वैस्कुलर कैम्बियम कैसा था? बोथ प्राइमरी. इंट्रा और इंटर दोनों था. और बेटा बाकी के इवेंट डाइकॉट की तरह बिल्कुल सेम. जैसा डाइकॉट में होता है वैसा यहाँ होगा. वही अंदर सेकेंडरी जाइलम, वही अंदर बाहर सेकेंडरी फ्लोएम. ऐसे ही कॉर्क कैम्बियम के अंदर बाहर फेल्लम और फेलोडर्म. सर रूट में कॉर्क थोड़ी बनेगा. स्टीलर सिस्टम बता रहा हूं अभी. स्टीलर सिस्टम स्टील. किसी ने पूछा स्टील क्या है? जस्ट इनसाइड द एंडोडर्मिस पोर्शन वो स्टीलर रीजन बनाएगा. जस्ट इनसाइड द एंडोडर्मिस मतलब एंडोडर्मिस से नहीं लेना है. जस्ट इनसाइड द एंडोडर्मिस. और एंडोडर्मिस के बाद क्या क्या चीजें आ जाती हैं बताओ अपने आप. पेरिसाइकिल जो भी हो सकता है रूट और स्टेम में थोड़ा फर्क आ जाए लेकिन जस्ट इनसाइड द एंडोडर्मिस. कौन कह रहा है कि ये कॉर्क नहीं आएगी? कौन बोला ये? सर में क्यों कॉर्क नहीं आएगी? सर जैसे उसमें वो बनती है स्केली और लीफी, ऐसी रूट में थोड़ी बनेगी. बिल्कुल बनती है. अरे बेटा रूट में भी सारे स्ट्रक्चर होते हैं. बस फर्क इतना होता है कि इसको हम राइजोडर्म नाम देने लगते हैं. भाई तुम सेकेंडरी ग्रोथ कह रहे हो यार डाइकॉट रूट में. हाँ बस इतना जरूर होता है कि वो जो लेंटिल सेल्स जैसे स्ट्रक्चर है वो नहीं होंगे वहां पर क्योंकि गैसियस एक्सचेंज सॉइल में नहीं होता है. हाँ यही कह रहे थे सर. हाँ तो ये क्यों कह रहे हो कॉर्क नहीं होगी? सब कुछ बनता है बेटा. सारी चीजें होती हैं. हाँ लेकिन एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होती है. इसलिए हम रूट के स्ट्रक्चर को, रूट की वुड को यूज नहीं करते क्योंकि रूट के केस में ज्यादातर पोर्शन जो होते हैं वो स्टोर्ड पोर्शन होते हैं जिसमें फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है. तो इसलिए वो पोर्शन सॉफ्ट हो जाते हैं और हम उसकी वुड का यूज नहीं करते. सेकेंड थिंग, क्या
सेकेंडरी ग्रोथ अरे में ये कह रहा 15 मिनट का रूट में ब्रेक एनुअल रिंग्स बनेगी। भाई मैं छोड़ का हूँ। एनुअल रिंग्स यूजुअली रूट में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि रूट जो होती है सॉइल के अंदर होती है और सॉइल के अंदर टेम्परेचर मोर और लेस सेम रहता है, कैम्बियम की एक्टिविटी सेम रहती है, इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि रूट के अंदर रिंग्स बनती हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने रूट में रिंग्स बनाई हुई है, एनुअल रिंग्स। कैसे? बताओ बेटा। वो चला तो स्कूल तक चली ना। सर न्यूमेटोफोर रूट्स पे भी तो वो ऊपर आ जाते तो टेम्परेचर डिफरेंट हो जाता होगा। तुम ये क्यों सोच रहे हो वो निमेटोफोर की बनाई गई है? कह रहा वो अंदर वाली रूट की है। बनती है लेकिन बहुत प्रोमिनेंट नहीं बनती है बेटा। ये देखो एक्चुअल डायग्राम, ये डार्क कलर की, ये लाइट कलर, फिर लाइट कलर, फिर डार्क कलर। बताओ बहुत प्रोमिनेंट कितनी बन रही है बेटा? सॉइल का टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होता ज्यादा, क्योंकि नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी ने जो बना दी है वो एनुअल रिंग्स कैसे बन गई? कहने का मतलब बेटा ये है, अरे वो लाइन भूल गए तुम, कि जो रिंग्स बनेगी वो कैम्बियम की एक्टिविटी पर बनेगी, और कैम्बियम की एक्टिविटी फिजियोलॉजी और इन्वायरमेंटल दोनों पर डिपेंड करती है। यस सर। तो यार इन्वायरमेंटल वाली तो तुमने बता दिया और फिजियोलॉजी वाली नहीं बताओगे, तो यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है वो कैसा एक्शन हो रहा है? फिजियोलॉजिकल। यहाँ पर फिजियोलॉजिकल एक्शन हो रहा है। बाकी बेटा सेम इवेंट होते हैं, कोई चेंजेस और दिखाई नहीं पड़ते हैं। बाकी सारी की सारी एक्टिविटी जैसे डाइकॉट स्ट्रिप में होती है वैसे ही डाइकॉट रूट में होती है। इसको बंद कर दो भाई। तेरी मन माइक वीडियो कर रहा हूँ। सर बताओ। सर जैसे क्वेश्चन आया कि एनुअल रिंग्स रूट में होती हैं या नहीं, तो फिर नहीं होती ना, मतलब क्वेश्चन में तो यही करना है। क्वेश्चन ये नहीं आएगा होती है या नहीं होती है, नहीं होती है, ऐसा क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता। हाँ क्वेश्चन आएगा कि एनुअल रिंग्स यूजुअली नॉट डिस्टिंक्ट इन डाइकॉट रूट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब उसमें लिख सकते हैं कि सॉइल टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। आई बात समझ में? यस सर। तो कैम्बियम की एक्टिविटी भी एक जैसी रहेगी। अगर क्वेश्चन बनाते हैं, और नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, और अगर क्वेश्चन ये आता है कि रूट में एनुअल रिंग्स दिखाई पड़ती है, उसका रीजन क्या है, तो उसमें कभी मत लिखना इन्वायरमेंटल या क्लाइमेटिक रीजन, नो, उसमें लिखना क्या? फिजियोलॉजिकल। एनसीईआरटी की लाइन, कैम्बियम एक्टिविटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोलॉजिकल एज वेल एज क्लाइमेटिक कंडीशन। एनसीईआरटी की लाइन। सर फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब कैसे? वही बेटा, वही फूड का एक्यूमुलेशन ज्यादा, फूड का एक्यूमुलेशन कम। जिस सीजन में ज्यादा फूड भर रही है उस सीजन में कैम्बियम अच्छी तरीके से एक्टिव कर रहा है, दैट इज द फिजियोलॉजिकल। लेकिन उसका किसका मतलब नहीं है,
क्लाइमेट से। क्लाइमेट से, नो डाउट। एक्चुअली प्रोसेस वही हुआ होगा कि जब लीफ आई होगी तो खाना बना होगा, जब खाना बना होगा तो वो रूट में जमा हुआ होगा, जब वो रूट में आया होगा तो कैम्बियम को भी एक्टिव होने का सारी चीजें मिली होंगी, हार्मोन्स बने होंगे। हम लोगों ने पढ़ते हैं, जब हम लोग हार्मोन्स पे आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन का फंक्शन होता है जाइलम डिफरेंशिएशन करना, कैम्बियम की एक्टिविटी को बढ़ाना। बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी बातें कब आई? बात तो वही हुई कि रूट तक वो चीजें पहुंची, तो फिजियोलॉजी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यस, ओके सर। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ। और अब हम लोग नेक्स्ट प्लांट किंगडम है ना बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। सारे क्वेश्चन करना है एनाटॉमी के। कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो अगली क्लास में आप उसको डिस्कस कर लेना मुझसे। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आप लोगों की क्लास है और मेरी भी क्लास है नेक्स्ट, अब आप लोग लीव कर सकते हैं।